टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एमसीक्यू से रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके प्रीलिम्स परीक्षा को टारगेट करते हुए आपकी प्रीलिम्स परीक्षा की 10 यूनिट को हम 20 वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं और आज ये हमारा आखिरी वीडियो है, यानी कि 10वीं यूनिट का पार्ट 2 है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और साहित्य से संबंधित विषय की चर्चा हम करेंगे। अब इसके पहले के अगर वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं यूनिट 10 की, जो हमारी दूसरी वीडियो है उसकी। किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति से ये संबंधित है। पहला सवाल है, सहरिया बस्ती में बंगला का उपयोग किस लिए किया जाता है? विकल्प आपके सामने है। अनाज भंडारण के लिए, आगंतुकों के लिए, अतिथि गृह, घोड़ों के लिए अस्तबल या गांव के पुजारी का घर। तो देखिए, सहरिया बस्ती में बंगला, इसका सही होगा आगंतुकों के लिए अतिथि गृह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये किससे संबंधित है? तो आगंतुकों के लिए अतिथि गृह से संबंधित है। और किस जनजाति से? तो सहरिया जनजाति से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मुख्य तौर पर सहरिया जनजाति पाई जाती है और सहरिया जो गांव होते हैं वहां पर बंगला बेसिकली एक सामान्य गेस्ट हाउस की तरह, एक अतिथि गृह की तरह होता है। अगला है, कोल परिवार में प्रसव यानी जन्म के लिए निर्धारित कक्ष का पारंपरिक नाम क्या है? मड़िया, सोबरिया, कोलिन टोला या झंडी। तो देखिए, कोल परिवार में जो प्रसव के लिए निर्धारित कक्ष होता था उसका पारंपरिक नाम सोबरिया है। तो यहां पर हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। कोल जनजाति में घरों के विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए अलग अलग स्थान होते हैं, जिनमें से कि जो सोबरिया है वो एक अलग कमरा होता है, यहाँ पर प्रसव कराया जाता है। अगला है, जनजातीय विवाह का कौन सा रूप ऐसा है जिसमें लड़की जिस लड़के से विवाह करना चाहती है उसके घर में बलपूर्वक प्रवेश करती है? लमसेना, पैठुल, उठवा, उडारिया। तो देखिए, पैठना, प्रवेश करना, उसी से बना हुआ है पैठुल। तो ये होगा आपका विकल्प बी सही। देखिए, पैठुल विवाह मध्य प्रदेश में प्रचलित एक मान्य जनजाति विवाह पद्धति, जिसमें कि लड़की क्या करती है, विवाह की इच्छा व्यक्त करने के लिए लड़के के घर में बलपूर्वक प्रवेश कर जाती है। अगला है, बैगा विवाह में मांगर माटी या माटी खनौनी अनुष्ठान क्या है? ये बहुत जगह विवाहों में ये अनुष्ठान होता है। घर की सफाई का अनुष्ठान, पवित्र मिट्टी एकत्र करने का अनुष्ठान, भोजन पकाने का अनुष्ठान, दूल्हे को स्नान कराने का अनुष्ठान। तो यहाँ पर पवित्र मिट्टी एकत्र करने का अनुष्ठान बी विकल्प सही होगा, जो कि बैगा विवाह में ये प्रचलित है। ये प्रकृति से मतलब धरती पूजा से इसका संबंध है, यहाँ पर गहराई से ये जुड़ा हुआ है। मांगर माटी या माटी खनौनी, जिसमें कि पवित्र मिट्टी एकत्र की जाती है, जो मिट्टी की उर्वरता, उसकी समृद्धि और धरती माता के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में भी इसको देखा जाता है। दापा प्रथा में खांडा कुटा शब्द, याद रखिएगा, खांडा कुटा शब्द जो है विशेष रूप से इसका अर्थ क्या है? नकद भुगतान, अनाज में भुगतान, पशुधन या मवेशियों में भुगतान या चांदी के आभूषणों में भुगतान। तो यहाँ पर इसका सही जवाब विकल्प सी होगा, पशुधन, मवेशियों में भुगतान होता है खांडा कुटा। और किसमें यह है? तो दापा, भील एवं संबंधित जनजातियों में प्रचलित एक सामान्य कन्या मूल्य यानी ब्राइड प्राइस प्रणाली है। खांडा कुटा का अर्थ क्या होता है? पशुधन, विशेषकर मवेशियों के रूप में जब कन्या मूल्य अदा किया जाता है तो उसको कहा जाता है। तो पशुधन संपत्ति, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी होता है। अगला है, भील संस्कृति में टिंका तोड़ना, तिनका तोड़ना का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? नई फसल की शुरुआत, विवाह की तिथि निश्चित करना, विवाह विच्छेद या गांव के भोज का निमंत्रण। तो देखिए, यहाँ पर विवाह विच्छेद से मतलब होता है टिंका तोड़ना भील संस्कृति में, या तिनका तोड़ना। तो सीधे तौर पर इसका विकल्प क्या होगा? इसका विकल्प सी होगा। वैवाहिक संबंध जब समाप्त करना होता है तो उसी का एक प्रतीकात्मक रूप होता है। मुख्य रूप से समुदाय के बुजुर्गों की उपस्थिति में यह काम किया जाता है, जैसे तलाक का ही एक दूसरा रूप है। गोंड जनजाति में पायसोतुर शब्द किस प्रकार के विवाह को संदर्भित करता है? किस जनजाति से संबंधित है गोंड से पायसोतुर शब्द? नियोजित विवाह, सेवा विवाह, अपहरण द्वारा विवाह या विधवा पुनर्विवाह। तो इसका सही जवाब होगा अपहरण द्वारा विवाह जो है उसको पायसोतुर शब्द जो है डिनोट करता है। ये किसमें है प्रचलन? देखिए, गोंड में पारंपरिक रूप से प्रचलित पायसोतुर एक पारंपरिक गोंड शब्द है, जिसमें कि अपहरण द्वारा विवाह को ये प्रदर्शित करता है, जिसमें वधु को प्रतीकात्मक रूप से या बलपूर्वक ले जाया जाता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप अपनी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारे पास एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड में अगर आप करना चाहते हैं तो इंदौर शाखा से जुड़ सकते हैं, और अगर ऑनलाइन मोड में आप करना चाहते हैं तो इस कोर्स की खासियत यह है कि 70 दिन में आपकी प्रीलिम्स परीक्षा को टारगेट करते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक जो नए पाठ्यक्रम के अनुसार इसको ढाला गया है। पीवाईक्यूज के रुझान पर आधारित यह अभ्यास
पर आधारित आपका ये प्रैक्टिस प्रीलिम्स बैच है। तो एमपीपीएससी प्रैक्टिस प्रीलिम्स बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी डायरेक्ट यहां तक पहुंच सकते हैं, और अगर उसमें कोई असुविधा आपको होती है तो आप कॉल करिए 8750187501 पर। इसके अलावा दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप जाइए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच को टाइप करिए, वहां पर एमपीपीएससी प्रैक्टिस बैच की सारी फीचर्स भी मिलेंगे, और आपको जुड़ने के लिए वहां पर ऑप्शन भी मिलेगा डायरेक्ट इस कोर्स को खरीदने के लिए। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दुविधा है तो आप 8750187501 पर आप कॉल कर लेंगे। सेवा विवाह के अंतर्गत ससुराल में सेवा करने वाले गोंड युवक को क्या कहा जाता है? ऐसा गोंड जो जनजाति समुदाय है उसमें प्रचलित यह है, कोटवार, पटेल, लमनाई या भूमका। तो यहां पर सही जवाब क्या है? विकल्प सी, लमनाई कहा जाता है सेवा विवाह के अंतर्गत ससुराल में सेवा करने वाले। और किसमें प्रचलित है? ये वधू के परिवार की सेवा इसमें करने के लिए वर जाता है, और ये कन्या मूल्य जब तक अदा नहीं होगी तब तक वो उस अवधि तक वो सेवा उसकी चलती रहेगी। तो इसको सेवा करने वाले गोंड युवक को क्या कहा जाता है? लमनी कहा जाता है या लमनाई कहा जाता है? तो गोंड में ये प्रचलन है। भरिया समाज में लड़का और लड़की की आपसी सहमति से तय विवाह को किस प्रकार का विवाह कहा जाता है? लमसेना विवाह, राजी बाजी विवाह, नातरा विवाह, पैथुल विवाह। तो सही जवाब होगा राजी बाजी विवाह। ठीक है, ये किसमें है? भरिया समाज में प्रचलित है। राजी बाजी विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या है? सहमति का समझौता, यानी कि राजी का मतलब होता है कि सहमति, वो राजी है, और बाजी का मतलब है समझौता। यह विवाह लड़का और लड़की दोनों की आपसी इच्छा पर आधारित होता है। दंपति की सहमति के बाद परिवार विवाह को भी एक्सेप्ट कर लेता है। सहरिया जनजाति में ठेका विवाह प्रणाली क्या है? अपहरण द्वारा विवाह, विधवा का स्वेच्छा से अविवाहित पुरुष के घर बसना, दो परिवारों के बीच बहनों का आदान प्रदान, या प्रथम चचेरे भाई बहन के बीच विवाह। तो देखिए, ठेका विवाह यहां पर सही जवाब होगा विधवा का स्वेच्छा से अविवाहित पुरुष के घर बसना। तो ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठेका विवाह सहरिया जनजाति की एक विशिष्ट विशेषता है। किस जनजाति की? सहरिया जनजाति की। इसमें विधवा स्वेच्छा से किसी अविवाहित पुरुष अक्सर रिश्तेदार के घर पर रहने चली जाती है। कोल जनजाति में वह धार्मिक नेता कौन होता है जिसे आपदाओं को दूर करने हेतु दैवीय शक्तियों से संपन्न आविष्ट माना जाता है? मुखिया, न्योतिहा, बरुआ या पटेल। कोल जनजाति से रिलेटेड है, पूछा जा रहा है, तो सही जवाब इसका है बरुआ। विकल्प सी यहां पर आपका सही होगा। बरुआ कोल समाज का क्या होता है? धार्मिक और आनुष्ठानिक नेता होता है। माना जाता है कि वह दैवीय शक्तियों से ग्रस्त होकर अनुष्ठान करने पर, मतलब ये दैवीय शक्तियों से सुरक्षा का काम करता है, तो याद रखेंगे। लारूकाज पर्व किस देवता के सम्मान में मनाया जाता है? लिंग देव, नागेश्वर देव, मेघनाद या नारायण देव। सही जवाब क्या है? विकल्प डी, नारायण देव। लारूकाज पर्व इन्हीं से संबंधित है। लारूकाज मध्य प्रदेश में भील जनजाति का एक प्रमुख पर्व है, और नारायण देव के सम्मान में ही इसको मनाया जाता है, जिनको भगवान विष्णु से संबंध किया जाता है। भगवान विष्णु के जनजातीय स्वरूप के रूप में इनको माना जाता है, जो कि संरक्षण, समृद्धि, सामुदायिक कल्याण के प्रतीक हैं। मड़ई पर्व की अवधि कितनी होती है? 2 दिन, 9 दिन, 15 दिन या 30 दिन? मड़ई पर्व की अवधि होती है 15 दिन। तो यहां पर विकल्प आपका क्या होगा? सी सही होगा। मड़ई मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जनजाति पर्व है, जिसको कि गोंड जनजाति भी मनाती है, बैगा भी मनाती है और भरिया भी मनाती है, और दीपावली से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इसकी कुल अवधि 15 दिन तक होती है, यानी कि 15 दिन तक इसको मनाया जाता है। अगला है भील जनजाति की उपजातियों और उनके सामाजिक स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसके आधार पर आपको विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, भीलाला स्वयं को भीलों की तुलना में उच्च सामाजिक स्तर का मानते हैं, और वे ऐतिहासिक रूप से भील और राजपूतों के वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न समूह माने जाते हैं। दूसरा, पटलिया उपजाति मुख्य रूप से कृषक वर्ग है, और इनका नाम पटेल मुखिया शब्द से प्रेरित है। और तीसरा है, बारेला उपजाति केवल शिकार और वनोपज संग्रह पर आधारित जीवन व्यतीत करती है। तो देखिए, यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही है। कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछा है, तो विकल्प ए होगा आपका सही, तीसरा आपका विकल्प सही नहीं होगा। देखिए, व्याख्या देख लेते हैं। तो भीलाला बेसिकली भील समूह की सबसे प्रतिष्ठित उपजाति है, और ऐतिहासिक रूप से स्वयं को ये महाराणा प्रताप और अन्य राजपूत वंशों से कनेक्ट करते हैं, और झाबुआ और अलीराजपुर के कई रियासतदार इसी वर्ग से थे। दूसरा है पटलिया, यह उपजाति कृषि कार्य में दक्ष मानी जाती है, और इनका नामकरण गांव के मुखिया पटेल की भूमिका निभाने के कारण हुआ है, जो इनके सामाजिक प्रभाव को दर्शाता है। बारेला, तीसरा कथन जो गलत है, क्योंकि बारेला उपजाति भी अब मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन से जुड़ चुकी है, न कि केवल शिकार पर निर्भर, इसलिए आपका तीसरा कथन गलत था। विभिन्न उपजातियों के बावजूद जो भगोरिया और पिथौरा जैसी परंपराएं पूरे भील समूह को एक सूत्र में बांधने का काम करती हैं। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा बैगा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? सैला, परधौनी, रीना या दशहरा? तो यहाँ पर रीना, सी विकल्प आपका सही होगा। ये एक ऐसा नृत्य है जो कि महिलाओं द्वारा ही केवल किया जाता है। तो रीना नृत्य बैगा जनजाति का पारंपरिक महिला नृत्य है, याद रखेंगे, और केवल महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। सामान्यतः जो त्योहार होंगे, सामाजिक आयोजन होंगे या छुट्टियों के अवसरों पर इसको किया जाता है। निम्नलिखित में से सहरिया जनजाति का सबसे प्रमुख पारंपरिक नृत्य कौन सा है? कर्मा, भगोरिया, लहंगी, दहाका? तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, क्योंकि सहरिया जनजाति का सबसे प्रमुख पारंपरिक नृत्य लहंगी है। लहंगी मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति का सबसे प्रमुख और विशिष्ट पारंपरिक नृत्य है। कब किया जाता है? तो मेलों के अवसर पर, त्योहारों में, सामाजिक अवसरों पर इसको किया जाता है। और इस नृत्य में क्या होता है? गोल गोल गोला बनाकर उसमें गतियां और तालबद्ध कदम शामिल होते हैं जो सामुदायिक सहभागिता का प्रदर्शन होते हैं। कोरकू जनजाति का थापटी नृत्य अपने प्रमुख वाद्य यंत्र के कारण किस अन्य नाम से जाना जाता है? धंधला नृत्य, चटकौरा, गदली नृत्य या चाचरी नृत्य? तो यहाँ पर चटकौरा सही जवाब होगा। ये थापटी नृत्य को चटकौरा भी कहते हैं। थापटी कोरकू जनजाति जो है उसका एक पारंपरिक लोक नृत्य है, और यह चटकोरा नाच के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि थापटी नृत्य की मुख्य लय और संगीतात्मक संगत जो होती है वो चटकौरा वाद्यताल रूप से उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ये कहा जाता है। भरिया समाज में मृत व्यक्ति की स्मृति में बनाए जाने वाले स्मारक चिन्ह को क्या कहा जाता है? सिदोली, चौतरा, खंभ या टोला? तो इसमें कहा जाता है चौतरा। बी विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। भारिया समाज जो है उसमें मृत व्यक्ति की स्मृति में जो स्मारक या चौतरा बनता है उसको चौतरा या चौतरा भी कहते हैं। एक स्मारक मंच जैसा होता है। भगोरिया नृत्य किस महीने में आयोजित किया जाता है? आश्विन में, कार्तिक में, फाल्गुन में या चैत्र में? तो यह फाल्गुन महीने में आयोजित किया जाता है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। फिर भगोरिया नृत्य मुख्यतः पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी कि झाबुआ में, अलीराजपुर में और धार में, यहाँ पर भील और भिलाला ये दोनों जनजातियों से संबंध है, तो ये भी याद रखेंगे किन जनजातियों से संबंध है। ये फाल्गुन माह यानी कि फरवरी मार्च में मनाया जाता है। अगला है, आपको दो तरफ दो सूचियां दी गई हैं, इसमें सुमेल करना है। मध्य प्रदेश की जनजातियों को उनके पारंपरिक युवक छात्रावास से मिलान करना है। एक तरफ जनजाति, एक तरफ युवक छात्रावास। मोरिया गोंड घोटुल, भुइया धगर बंसा, भरिया रंगबंग और ओराव धुमकोरिया। तो देखिए यहाँ पर मोरिया गोंड घोटुल बिल्कुल ये सही है, दूसरा का बी भी सही है, भुइया धगर बंसा भी सही है, और तीसरे का सी भी सही है। तो इस तरह ए बी सी डी, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो मोरिया गोंड जो है घोटुल, उसमें युवाओं की सामाजिक संस्था है जहां अनुशासन और जनजाति मूल्य सिखाए जाते हैं। तो मोरिया और गोंड में घोटुल हो गया, भुइया में धगर बंसा हो गया, यह भी युवाओं के सांस्कृतिक और सामाजिक समागम का केंद्र है। भरिया में रंग बंग हो गया, यह भी जनजातीय रीति रिवाज और सामुदायिक दायित्वों का प्रशिक्षण यहाँ भी होता है। ओराव में धूमकोरिया हो गया, यहाँ भी सामूहिक जीवन, जनजातीय परंपरा और नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। तो इस तरह से आपका विकल्प ए सही है। भीमा नायक के साथ संघर्ष करने वाले खज्जिया नायक किस जनजातीय समुदाय से संबंधित थे? गोंड, कोरकू, भील या बैगा? सही जवाब इसका होगा आपका विकल्प सी, इसी भील से संबंधित थे। अब देखिए जो आपका 1857 का जो हमारी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, उसमें खज्जिया नायक एक प्रभावशाली भील नेता थे और वो विद्रोह के दौरान भीमा नायक के निकट सहयोगी भी थे। प्रारंभ में ब्रिटिश कर्मचारी चौकीदार थे, लेकिन औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा जब दुर्व्यवहार किया गया तो एक क्रांतिकारी के रूप में ये तब्दील हो गए, क्रांतिकारी बन गए। देवी अहिल्या राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? खेल में, जनजातीय लोक कलाओं में, सामाजिक सेवा में या विज्ञान में? तो ये बी आपका ऑप्शन सही होगा, जनजातीय लोक कलाओं में प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है, जनजातीय और लोक कलाओं में ही ये राष्ट्रीय पुरस्कार विशेष रूप से महिलाओं को प्रदान किया जाता है। किस लिए? तो जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट योगदान वो देती हैं तो उनके इस योगदान को मान्यता देने के लिए। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में सीमांत वर्गों जिसमें कि अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं को 15 लाख रुपए तक का ऋण सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? पीएम विकास, पीएम आवास, पीएम दक्ष या पीएम सूरज? सही विकल्प आपका विकल्प डी होगा, पीएम सूरज नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। पीएम सूरज यानी प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण एक राष्ट्रीय क्रेडिट सपोर्ट पोर्टल है। इसमें जो सीमांत समुदाय हैं उनके लाभार्थियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम किया जाता है। 15 लाख तक के व्यावसायिक ऋण रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो पीएम सूरज याद रखेंगे।
अगला है राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश में किस तिथि को प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 2021, 15 नवंबर 2021, 26 जनवरी 2022 या 2 अक्टूबर 2021। तो सही जवाब आपका विकल्प बी होगा, 15 नवंबर 2021, क्योंकि इसी दिन शुभारंभ हुआ था इसका जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, जो कि बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है। तो 15 नवंबर 2021 याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय परिवारों तक जो मासिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस है, उसकी सामग्री सीधे उनके घर तक पहुंचे। अगला है टूरिया सत्याग्रह की पहली जनजातीय महिला शहीद कौन थी? दुर्गाबाई, भूरीबाई, रेणुबाई या झलकारी बाई? तो इसका सही जवाब है विकल्प सी आपका, रेणुबाई जो है वो टूरिया सत्याग्रह की पहली जनजातीय महिला शहीद थी। और ये सत्याग्रह 1930 के वन यानी जंगल सत्याग्रह का ही हिस्सा था, जो कि ब्रिटिश वन कानूनों के विरोध में इसको शुरू किया गया था। अब देखिए, ये आंदोलन वर्तमान मध्य प्रदेश के सियोनी, बैतूल और छिंदवाड़ा क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों को याद रखिए, विशेष रूप से मजबूत था। तो याद रखेंगे इसमें किसका नाम? रेणुबाई का नाम। ये पहली ऐसी महिला थी टूरिया सत्याग्रह के दौरान जो कि शहीद हुई। आगे बढ़ेंगे और आपके लिए एक अन्य सूचना, अगर आप अपने स्टेट पीसीएस में एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल मजबूत नींव के साथ, विस्तृत रूप से समग्र रूप से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। अब ऑफलाइन मोड में अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी इंदौर शाखा से आप जुड़ सकते हैं, और अगर ऑनलाइन मोड में चाहते हैं तो उसमें आपको मिलेगी 500 प्लस कक्षाएं। 2 वर्षों तक असीमित बार इन क्लासेस को देखने की सुविधा भी होगी। साथ ही साथ 2 वर्षों तक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क मिलेगी ऑनलाइन माध्यम में। अब इस कोर्स को अगर आप चाहें तो हिंदी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, दोनों में इसकी उपलब्धता है। साथ साथ और अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर 8750187501 है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा, उस लिंक के माध्यम से भी डायरेक्ट आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सारी जानकारी होती है। जिस भी कोर्स के बारे में आपको जानना होता है उसको आप टाइप करेंगे, उसको सर्च कर लेंगे तो एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स तक आप पहुंचेंगे। वहां पर आपको इसके सारे फीचर्स मिलेंगे, वहां पर अन्य सारी विशेषताएं मिलेंगी। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे नंबर 8750187501 पर कॉल करिए, विस्तार से जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये हमारे 20 एपिसोड की श्रृंखला थी, जिसमें कि ये हमारा अंतिम एपिसोड था, जो कि हर यूनिट से हमने 2 वीडियोस को कवर किया था। पिछले जो भी वीडियोस हैं अभी तक आपने अगर नहीं देखे हैं तो क्विक रिवीजन इसका मूल उद्देश्य था, इसीलिए इसमें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश की गई है ताकि आपका रिवीजन ठीक से हो जाए। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो पिछले कुछ सवाल जो आप तक नहीं गुजरे हैं तो उस तक जाइए, प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को भी आप देख लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।